Good morning, friends. Today I am going to discuss Indian pharma industry. I think some of you know it that right now Indian pharma industry is of $50 million. You can understand this is a big amount. और सबसे बड़ी चीज ये है कि इतना बड़ा मार्केट होने के बाद में भी इसमें ग्रोथ जो है 10.07% की ग्रोथ अभी भी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10.7% की ग्रोथ इतने बड़े मार्केट में अगर अभी भी है तो ये कितना बड़ा फील्ड है। एनीवे, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो जरूरत की चीज होती है वो होती है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली साइंटिस्ट की टीम होती है, जैसा कि इसके नाम से पता चला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितने भी नए मॉलिक्यूल्स आते हैं, नए सॉल्ट आते हैं, उसमें यही टीम लगी होती है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट की टीम होती है और वो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सॉल्ट का नया जो रिसर्च है वो यही टीम करती है, यही साइंटिस्ट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी फार्मा इंडस्ट्री के पास में R&D हो, क्योंकि बहुत सी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, बिकॉज वो R&D नहीं रखती। और इनिशियल स्टेज में मुझे लगता है कि कोई भी फार्मा कंपनी नहीं करती है। जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जब उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है, जब उसका टर्नओवर बढ़ जाता है, तब वो R&D टीम डालती है, बिकॉज दिस इज अ बिग इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। और अप्रूवल भी ऐसे नहीं मिलता R&D के लिए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। नॉट ओनली टर्नओवर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर R&D, कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट टर्नओवर। और उसके बाद ही उनको परमिशन मिलती है कि नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू ओपन R&D, योर ओन R&D। तो R&D समझ लिए ये कि एक रिसर्च टीम है, साइंटिस्ट की टीम है। कोई भी नया मॉलिक्यूल, नया सॉल्ट अगर मार्केट में आता है तो उसमें R&D का ही रोल होता है। उसमें साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और बहुत पूरे साइंटिस्ट का पैनल होता है। उसमें फिर कई फेजेस के ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट फेज ट्रायल, सेकेंड फेज ट्रायल, थर्ड फेज ट्रायल। इस तरीके से बहुत सारे ट्रायल्स होने के बाद में फिर वो उसको इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है। अगर वो सारे ट्रायल्स, कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट फेज पार कर लिया, सेकेंड फेज में पास हो गए, थर्ड फेज आते आते वो डिसअप्रूव हो गया। सोचिए कंपनी का कितना लॉस होता है। बट एनीवे, दिस इज अ वन विंग, कि एक फार्मा कंपनी की एक विंग है। इस तरह से बहुत सारे विंग्स होते हैं। मैं करके कुछ विंग्स के बारे में आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं मैं। R&D हो गया, R&D का काम हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नया मॉलिक्यूल, नया सॉल्ट का रिसर्च करना, साइंटिस्ट भी। इसके बाद में जब नया मॉलिक्यूल, नया सॉल्ट का रिसर्च हो गया, उसके बाद में फिर दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है कि नया सॉल्ट तो आ गया, बट उसके बाद में उस सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो ये काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना। वो डिसाइड करते हैं कि LU पैकिंग होनी है, ब्लिस्टर पैकिंग होनी है, और क्या साइज होगा, 10 कैप्सूल की स्ट्रिप होगी, 10x10 की होगी या 15x10 की होगी, वो सब डिसाइड होता है। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम होता है। उनका भी बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज उनमें भी क्वालिटी कंट्रोल है और भी कई पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी सारा देखना होता है, तभी जा करके वो अप्रूव होता है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। तो नया मॉलिक्यूल रिसर्च हो गया, R&D ने कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फार्मा इंडस्ट्री का। डिस्ट्रीब्यूशन का काम है कि जितना भी मेडिसिन तैयार हुई हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया करना है, या किसी कुछ फ्यू स्टेट्स में करना है, या ऑल ओवर वर्ल्ड करना है, वो वहां तक कैसे पहुंचाया जाए। पहले फैक्ट्री से बन करके वो C&F पे आएगा, C&F से स्टॉकिस्ट पे जाएगा, रिटेलर पे जाएगा, फिर वहां से कैसे कैसे जाके डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का काम होता है। तो ये 3 विंग हो गए, R&D, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से और भी बहुत से विंग्स होते हैं, जैसे कि एक अकाउंट्स, सबकी सैलरी रिलीज करना, एक्सपेंसेस रिलीज करना,
किसका कितना एक्सपेंस डिडक्ट होना है वगैरह वगैरह, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। ITR भरना, फॉर्म 16 देना, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। इसी तरीके से एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, HR का काम है कि नए नए रिक्रूटमेंट्स करना, इंटरव्यूज लेना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट देना, कितना इंक्रीमेंट है किसका, क्या एक्सपेंसेस डिसाइड किए गए हैं, कितनी ग्रोथ दी गई है एक्सपेंसेस में, कितनी सैलरी में ग्रोथ दी गई है वगैरह वगैरह। और कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ करके जाता है तो रीज़न निकालना, क्यों छोड़ करके गया है, जल्दी से जल्दी जो वैकेंसी को फिलअप करना, एट्रिशन रेट कम हो। बहुत सी कंपनीज में मैनेजर्स की जो अप्रेजल होता है उसमें कॉलम होता है एट्रिशन, कि आपके अंदर एक साल में लास्ट ईयर कितने लोग छोड़ करके गए हैं आपको या कंपनी को, तो वो उसके भी मार्क्स आते हैं। ये सारी जो मेजरमेंट है ये HR टीम के में होता है। इसी तरीके से और भी बहुत से विंग्स होते हैं एक फार्मा इंडस्ट्री को रन करने के लिए। एक विंग और है, वो है सेल्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग इज सेल्स पार्ट। इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि जितने भी विंग्स अभी तक आपने देखे, चाहे वो R&D हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो HR हो, हर विंग्स में पैसा लगाया जाता है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है, उधर पैसा होगा, कंपनी पैसा खर्च करेगी तभी जाके रिसर्च होगा, कंपनी पैसा खर्च करेगी तभी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा तभी जाकर के लोगों की सैलरी जाएगी, कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा तभी HR टीम रन होगी। बट कंपनी के लिए पैसा कोई नहीं लाता है, बट ये सेल्स टीम जो है, यही दिस इज द ओनली टीम वो कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है। इसीलिए इस टीम को रेवेन्यू जनरेटर भी बोलते हैं। यही एक ऐसी टीम है जहां जो कि कंपनी के लिए पैसा मार्केट से लेकर के आती है। तो जितने भी सेल्स टीम के लोग हैं, फील प्राउड, यू आर द ओनली पर्सन जो कि दूसरों की सैलरी निकालते हो। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, R&D, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे HR, चाहे अकाउंट्स, कोई भी हो, यू आर द ओनली पर्सन जो कि कंपनी के लिए पैसा लेकर के आते हैं। फील प्राउड, दैट्स ग्रेट। एनीवे, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैं बेसिकली कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो ये है कि जो हायरार्की है, एक नॉर्मल हायरार्की हम ले लेते हैं। हर कंपनी की अलग अलग हायरार्कीज होती हैं। जैसे मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद में एरिया सेल्स मैनेजर, फिर रीजनल सेल्स मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, ऑल इंडिया सेल्स मैनेजर एंड GM सेल्स एंड मार्केटिंग। करीब करीब ऐसी हायरार्की सभी कंपनीज में होती है। कुछ कंपनी से GM सेल्स मार्केटिंग अलग है, GM सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, GM सेल्स अलग है, वगैरह वगैरह। जो पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट राइट नाउ, कि जितनी भी हायरार्की ले लो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MSR से लेकर के GM सेल्स एंड मार्केटिंग, एक चीज इसमें कॉमन है। कैन यू गेस? इट इज वेरी इजी, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन गेस, इजिली गेस। Sales. Sales part is common in all designations. What it means? It means in any designation without sales, your designation is incomplete. आप किसी भी डेजिग्नेशन पर हो, चाहे वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डेजिग्नेशन पे हो या GM सेल्स की डेजिग्नेशन पर हो, अगर आप सेल्स नहीं करते हैं, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स, यू आर नॉट एबल टू अचीव योर बजट्स, योर टारगेट्स, यू आर नॉट एक्सीडिंग योर टारगेट्स, यू आर नॉट एक्सीडिंग योर बजट, योर अचीवमेंट इज लेस देन 100%, योर डेजिग्नेशन इज इनकम्प्लीट। योर डेजिग्नेशन विल बी फुलफिल ओनली एंड ओनली व्हेन you are a part of sales. You are on such an important place. इसलिए आप जितने भी सेल्स के लोग हैं, ये फोकस करना है कि आपकी डेजिग्नेशन विदाउट सेल्स पूरी नहीं होती है, तो आपको सेल्स तो करना ही है। दिस इज सेल्स इज योर प्राइमरी जॉब।
ये मैसेज मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाह रहा था कि जितने भी सेल्स के लोग हैं, सेल्स इज ऑन टॉप। मेरी आगे की जो वीडियोस होंगी, ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें मैं फोकस करूंगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी कड़ी है जो कि डायरेक्ट कस्टमर्स के बीच में रहती है, कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। कस्टमर कौन है? हमारा डॉक्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो मैं अगले एपिसोड में डिस्कस करूंगा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। थैंक यू वेरी मच।